हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है और इसी किसी भी रूप में जो है इसका अभ्यास वर्जित रूप जो वर्णन किया गया है यह अनुच्छेद 17 में किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करने वाले कानून को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो यह उन मौलिक अधिकारों में से एक है जो व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। वहीं देखें तो एक अस्पृश्यता उन्मूलन कानून अधिनियम जो अस्पृश्यता जो कानून था उसे मजबूत बनाने के लिए एक कानून विधेयक लाया गया था, जिसे संसद ने 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। हालांकि इस अधिनियम का जो है संशोधित करके 1976 में नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनिल कुंबले ने 10 विकेट किस सन में लिए थे, यानी किस वर्ष जो है अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1999। आपका करेक्ट आंसर होता 1999 में अनिल कुंबले के द्वारा कुल 10 विकेट लिए गए थे। जो कि वहीं देखा जाए तो 4 से 7 फरवरी 2019 को दिल्ली के तत्कालीन फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम में आयोजित चल रहे मुकाबले में अनिल कुंबले के द्वारा जो है एक पारी में 26.3 ओवर में जो है 9 मेडल के साथ ही 74 रन देकर उन्होंने 10 विकेट हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौटिल्य नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो कौटिल्य जो पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र आपका करेक्ट आंसर होता। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण मुद्रित योजना कब शुरू की गई थी। तो स्वर्ण मुद्रित योजना जो है 5 नवंबर 1915 को शुरू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 5 नवंबर 1915 आपका करेक्ट आंसर होता। स्वर्ण मुद्रित योजना जो कि भारत सरकार की एक योजना है, जिसके 2015 और 16 के बजट के तहत इसको घोषणा किया गया था। यह योजना स्वर्ण जमाव योजना के तहत शुरू किया गया था और इसे जो है 5 नवंबर 2015 से यह योजना लागू कर दिया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व की असमानता के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो इसके लिए जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान में देखा जाए तो भाग 4 में अनुच्छेद 12 से 36 तक 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को रखा गया है। ये जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। वहीं देखें तो अनुच्छेद 39 के 1 भी जोड़ा गया था। इसके तहत जो है सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को समान सहायता प्रदान करना है। वहीं देखें तो 42वां संविधान संशोधन 1900 में जो है अनुच्छेद 31 के में जो है दायरे
को और ज़्यादा बढ़ाता है। वहीं देखें तो इसमें सभी नीति निर्देशों को अनुच्छेद 14 से 19 के तहत दिए गए मूल्य हैं अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किस निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी कि पूछा गया था क्वेश्चन के रूप में कि अनुच्छेद 19 में जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन जो है आपको, 4 ऑप्शन में से 3 जो है इनमें से सही दिया गया था और चौथा ऑप्शन आपको छांटना था। ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, टाइपिंग। वहीं देखें तो आपको जो है 19वां जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जितने भी सब आर्टिकल 6 दिए गए हैं उन सभी को आपको दे दिया गया है। आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 19 के 1 के तहत जो है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। बिना किसी हथियार के शांतिपूर्व इकट्ठा होने का अधिकार जो है 19 के बी में दिया गया है। 19 का 3 जिसमें संघ एवं या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 19 के 4 में जो है भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के 5 में भारत क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने में बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं तो 6ठा में देखा जाए तो संसद के किसी भी पैसे जो है जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि आप कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया अनुच्छेद 19 के 6ठा में। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कितनी हो सकती हैं। यानी कि विधानसभा में अधिकतम देखा जाए तो 500 सीटें हो सकती हैं। 500 सीटों से अधिक संख्या नहीं हो सकती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 500 सीट आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के मुताबिक जो है एक राज्य में अधिकतम विधानसभा में 500 सीटें हो सकती हैं, जबकि न्यूनतम 60 जो है सीटों की संख्या हो सकती है। यानी कि 60 सीटों से कम भी नहीं हो सकता है और न 500 से ज़्यादा हो सकती है। वहीं देखें तो विधानसभा सदस्यों की जो सीटों की जो संख्या होता है वह राज्य की आबादी के हिस्से पर तय की जाती है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं। तो इनका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए थे। तो कथकली नृत्य से संबंधित जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किनको दिया गया था। कथकली की जो प्रमुख नृत्य देखा जाए तो मृदुलानी सराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद विश्वरामन और शांताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन और रुक्मिणी देवी, ये सभी जो है प्रसिद्ध कथकली के नृत्य हैं, नृत्यांगना हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। वहीं देखें तो कथकली जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह एक कहानी नाट्य शैली है जिसमें संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। कथकली में भारतीय महाकाव्यों में ली गई कहानियों का नाट्यकरण किया जाता है। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कपास की खेती किन राज्यों में नहीं होती है। तो कपास की खेती मुख्य रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इसका जो खेती नहीं किया जाता है। तो हमारे समझ से छत्तीसगढ़ ही दिया गया होगा। तो छत्तीसगढ़ यदि ऑप्शन में दिया तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होता। छत्तीसगढ़ में जो है कपास की खेती नहीं की जाती है। कपास की खेती भारत के प्रमुख हिस्सों में की जाती है, जिनमें से देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि जो है हिस्सों में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक राज्यों से होकर जो बहने वाली नदी है वो गंगा नदी है, जो कि सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर बहने वाली नदी तो गंगा नदी है। ये किन किन राज्यों से होकर बहती है उन्हें देख लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इन सभी देखा जाए इन सभी राज्यों से जो गंगा नदी होकर बहती है। कुल देखें तो कुल 5 राज्यों से होकर गंगा नदी का प्रवाह होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। अब इन सभी राज्यों को भी ध्यान में रखेगा कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। मार्च 2021 तक जो है पश्चिम बंगाल देश में कुल कच्चे उत्पादों में से देखा जाए तो 50% का हिस्सेदारी रखता था। वहीं देखें तो जूट एक खरीफ फसल है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जूट की खेती मुख्य रूप से जो है पूर्वी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई के समृद्ध जलोढ़ मिट्टी पर किया जाता है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो कन्फर्म नहीं मिल पाए थे। तो अस्थाई जो बंदोबस्त है इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपको जो है क्या आपका उत्तर में दिए गए थे। अस्थाई बंदोबस्त जो कि एक जमींदारी प्रथा थी जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो व्यवस्था जो शुरू की गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक के हिस्सों में देखा जाए तो इसे लागू किया गया था। तो इसे आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जो या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के सबने अवज्ञा आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार कितने राज्यों की महिलाओं की साक्षरता जो दर था 91% से अधिक था? तो मात्र एक राज्य था जिसका 91% से अधिक था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता एक आपका करेक्ट आंसर था। एकमात्र केरल राज्य था जिसकी महिलाओं में देखा जाए तो साक्षरता दर 91% से अधिक था। वहीं देखें तो सेकंड स्थान पर मिजोरम था जहां पर 89.4% था। तीसरा स्थान पर लक्षद्वीप था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अधिक जो महिला साक्षर मिली थी वह 88.25% था जो कि लक्षद्वीप का था। वहीं देखें तो महिला पुरुष साक्षरता दर जो कि सबसे अधिक केरल का है जो कि 96.02% था। सेकंड स्थान पर जो है वह लक्षद्वीप आता है पूरे भारत भर में, यानी कि 96.11%। ये और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो लक्षद्वीप ऊपर ही पुरुष साक्षरता दर में भी ऊपर है। तो इन आंकड़ों को भी आप एक बार जरूर रीड करके जाइएगा क्योंकि जनगणना से डिफरेंट एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो द टेस्ट ऑफ माई पुस्तक जो लिखा गया है युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो युवराज सिंह आपका करेक्ट आंसर होता। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो कि युवराज सिंह की आत्मकथा है। अपनी इस पुस्तक में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में इन्होंने खुलासा किया है कि कैसे अनिद्रा से पीड़ित, खांसते हुए खून की उल्टी और खाने की असमर्थता की वजह से उन्होंने भगवान के साथ एक सौदा किया था। वहीं देखें तो युवराज सिंह एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं। वहीं देखें तो इन्होंने 2011 में ICC जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुने गए थे। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा की पुस्तक कौन सी है? तो अभिनव बिंद्रा का जो पुस्तक लिखा गया था ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री जो कि इनके द्वारा लिखा गया था। ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई ओवरियंस जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, यह पुस्तक अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया था। वहीं देखें तो इन्होंने जो है भारतीय 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के संस्करणों का संग्रह है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो जो न्यायवादी है इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होता। भारत के महान्यायवादी CAG की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी भारत का एक प्रमुख कानूनी अधिकारी सलाहकार होता है। यह जो है देश का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं।
वहीं देखें तो महान्यायवादी की नियुक्ति करने के लिए जो है राष्ट्रपति सरकार से जो है सलाह ले सकती है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। ये जो है पिछला जो शिफ्ट हुआ है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए जो है एनालिसिस प्रति डे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिटार कौन बजाता है? तो गिटार वादक को जो है गिटार वादक कहते हैं या गिटार वादक कहते हैं। तो जो गिटार बजाने वाले होते हैं उन्हें गिटार वादक कहते हैं। गिटार बजाने वाले व्यक्ति को गिटार वादक कहते हैं। गिटार जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शास्त्रीय गिटार, ध्वनिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार और बांस गिटार। वहीं देखें तो पंडित बृजभूषण कावरा जो कि भारत के प्रसिद्ध गिटार वादक हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।